नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना उसी दौर की है जिस दौर की घटना मैंने कल बताई थी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं हालिया घटनाएं बताता आ रहा हूं और हमारे किस्सा कोई परिवार के तमाम लोगों का ये कहना था कि कुछ उस दौर की भी घटनाएं बताएं। उस दौर से मेरा मतलब जब मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सीसीटीवी कैमरे कतई नहीं थे, सिवाय इसके कि कुछ लोगों ने अपने बड़े प्रतिष्ठानों में अपनी आय व्यय का जो रुपए पैसे का लेन देन है उसको चेक करने के लिए दुकानों के भीतर ये टीवी लगवाई थी। आज की घटना लखनऊ जिले से संबंधित है। तारीख थी 24 अक्टूबर 2003। थाना था शहादतगंज, पुराने शहर का पुराना थाना। एक मोहल्ला है यासीनगंज। यासीनगंज के रहने वाले मोहम्मद हसीन अहमद, जो सऊदी अरेबिया में अपना काम करते थे और घर लौटकर थोड़े दिनों के लिए छुट्टी में आए थे। उनका 8 साल का लड़का था खालिद। 24 अक्टूबर की शाम करीबन 4 साढ़े 4 बजे वो यासीनगंज में अपने घर के सामने मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल रहा था। शाम को जब 7 बज गए और वो घर नहीं लौटा तो घर वाले परेशान हुए कि आखिरकार वो कहाँ चला गया। पड़ोस के लोगों से जानने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी उसको 4 साढ़े 4 बजे के बाद से नहीं देखा था। रिश्तेदारों के यहाँ देखना शुरू किया गया, दोस्तों यारों के यहाँ देखना शुरू किया गया, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं लगा। रात थी, रात में वो जहाँ संभव हो सका आस पड़ोस के घरों में और बाकी अपने रिश्तेदारों के घरों में, वहाँ उन लोगों ने कोशिश की। अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को सुबह 8 बजे हसीन अहमद का भांजा असलम थाने पर 4-5 लोगों को लेकर पहुंचा शहादतगंज। अपने साथ वो खालिद की फ़ोटो ले गया था। उसने बताया कि कल शाम को 4 बजे के बाद से घर के सामने से ये बच्चा गायब हो गया। घर भी नहीं आया, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं पहुंचा। बड़ी कोशिश की गई, इसका पता नहीं लग रहा है। पुलिस, आप जानते हैं, पहले कोशिश करती है कि जाओ ढूंढो, बच्चा है, कहीं खेल रहा होगा। फिर कहती है रिश्तेदारों में जाके ढूंढो। जिसका बच्चा गायब है या जिसके घर का बच्चा गायब है वो रोता है, गिड़गिड़ाता है कि साहब हमारा मुकदमा लिख लीजिए। लेकिन पुलिस गुमशुदगी में सब कुछ समाहित करके उन्हें टाल देती है और शहादतगंज की पुलिस ने भी यही किया। खालिद, जिसकी उम्र 8 साल थी, उसकी गुमशुदगी लिख ली गई। हुलिया लिख लिया गया, किस कपड़े में था ये लिख लिया गया और ये कहा गया कि ठीक है, आप जाकर ढूंढिए, हमें भी मौका मिलेगा तो हम आएंगे। वहाँ से लौटकर मोहल्ले के जो अति उत्साही लड़के होते हैं वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरे मोहल्ले में बच्चे को ढूंढना शुरू किया। छोटी नालियाँ, बड़े नाले, झाड़ झंखाड़, झुरमुट, इन सब जगह ढूंढा। उसके अलावा मेन होल, पड़ोसियों के घरों के बाथरूम, छत पर लगी हुई टंकियाँ और दो मकानों के बीच जो छोटी मोटी जगह बचती है उसमें भी ढूंढा गया, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं लगा। दोपहर बाद करीब 2 बजे के आसपास फिर परिवार के कुछ लोग और मोहल्ले के लोग थाने पर पहुंचे और उनको बताया कि सुबह हमने खालिद की गुमशुदगी लिखवाई थी, लेकिन खालिद का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, आप थोड़ी मदद करिए।
आप भी चलकर पूछताछ करिए, हो सकता है जो लोग उसको ले गए हों वो पुलिस के डर से उसे दे जाएं या उसका पता बता दें। खैर, इस बार भीड़ मोहल्ले वालों की ज़्यादा थी थाने पर। इंस्पेक्टर ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भेज दिए। तीनों लोग पहुंचे। पहले पूछा ये कहाँ से गायब हुआ। लोगों ने कहा साहब अंतिम बार यहाँ दिखाई दिया। फिर पूछा किन किन बच्चों के साथ खेलता था। उन बच्चों के घर पुलिस गई। उनकी तलाशी पूरी अच्छी तरह से ली गई घरों की, कि हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ उसके घर में रुक गया हो। इतनी सारी मशक्कत के बाद भी पुलिस को भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस थक हार कर वापस चली गई, लेकिन जाते जाते वो काम भी बता गई कि आप लोग फ़ोटो लेकर कैसरबाग बस अड्डे पर जाइए और दूसरी टीम फ़ोटो लेकर 4 बाग रेलवे स्टेशन पर जाए। वहाँ पर कुली होंगे, खुंचे वाले होंगे और जो बुक स्टॉल होते हैं परमानेंट खुले रहते हैं, उनसे जाकर फ़ोटो दिखाकर पूछिए। ऐसा लगता है कि या किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ वो बस से या ट्रेन से कहीं चला गया होगा। खैर, चूँकि पुलिस ने कहा था, जो उत्साही बच्चे थे वो अपना फ़ोटो लेकर दोनों जगह पहुंच गए। वहाँ भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब थक हार कर वापस शाम होते होते घर लौट आए। सभी परेशान थे। जो जहाँ की बात बता रहा था वहाँ जा रहे थे। कुछ उनकी मौलवी, मुल्ला, ज्योतिषी जो लोगों को बताते हैं कि फलां के पास जाइए, वो आपको सही सही बता देंगे बच्चा कहाँ है। ऐसी सब जगहों पे भी तमाम रिश्तेदार और घर वाले घूमते रहे, बच्चे का कुछ पता नहीं लगा। तभी हसीन का सगा चचेरा भाई, जिसका नाम जर्रार था और जो तिलक खेड़ा संडीला हरदोई का रहने वाला था, वो घर आया। उसने बताया कि अभी मैं शाम को नखास में अपने दोस्त शमशाद के साथ बाल कटवाने गया था। इसी बीच जहां मैं बाल कटवा रहा था, बाहर 2 लड़के बुलेट मोटरसाइकिल से आए। उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, मुझसे पूछा कि तुम्हारा ही नाम जर्रार है। मैंने कहा हाँ, मेरा नाम जर्रार है। उन दोनों ने कहा कि अपने चचाजाद भाई हसीन से कह दो बहुत कूद फान न करे, बहुत थाने पर जा रहा है, बहुत पुलिस वालों को लेकर घूम रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। उसका बेटा हमारे पास है। अगर वो बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो 26 अक्टूबर यानी अगले दिन के लिए कहा कि 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ठाकुरगंज के पिकनिक स्पॉट पर आ जाए। मैं वहां बताऊंगा क्या करना है और बच्चा कहाँ है। हसीन फौरन भागकर अंबरगंज चौकी पहुंचे। चौकी इंचार्ज को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरा बच्चा गायब हुआ है और ऐसा मेरे चचेरे भाई जर्रार को 2 लोग आकर ऐसा कह गए हैं और सुबह 10 बजे ठाकुरगंज के पिकनिक स्पॉट पर मिलने के लिए कहा है। तभी वो बताएंगे कि बच्चा कहाँ है और उन्हें क्या करना है। चौकी इंचार्ज भी सत्ते में आए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जर्रार अगर उन दोनों को पहचानते हैं तो जर्रार मेरे साथ चलें। सादे में और सिपाहियों को चौकी के 4-5 तैयार कर लिया और जर्रार से कहा कि मैं थोड़ा दूर रहूंगा, तुम भीतर जाकर देख के आओ। ये वही लड़के हैं दोनों जो बुलेट से तुम्हें ये खबर देने आए थे या फिर कोई और है। अगर तुमसे वो बात करते हैं या तुम उनको दूर से पहचान लेते हो तो अपना सिर खुजाकर इशारा कर देना, मैं लगातार तुम पर नजर बनाए रखूंगा। तुम्हारे इशारा करते ही हम 5-6 लोग हैं
हम चाहे जैसे भी घेर कर दौड़ा कर उसको पकड़ लेंगे। जर्रार ने कहा, बिल्कुल ठीक है। चौकी इंचार्ज बाहर खड़े हो गए और जर्रार भीतर गया। चौकी इंचार्ज और साथ के सिपाही जर्रार पर नजर बनाए हुए थे। अचानक जर्रार भी नजर से ओझल हो गया। जब काफी देर हो गई तो चौकी इंचार्ज और सिपाहियों को लगा कि लगता है उसको भी उठा ले गए, खींच ले गए, या उसके साथ कोई हादसा हो गया। घबराहट हुई कि ऐसा न हो कि हम उसकी मदद के लिए आए हैं और दूसरा क्राइम यहाँ हो गया हो। ये लोग भाग के चौकी पर पहुँचे, पिकनिक स्पॉट भीतर जो पार्क है उसमें पहुँचे। बहुत ढूंढा लेकिन जर्रार का कोई पता नहीं लगा। दरअसल जर्रार वहाँ से सीधे भागकर अपने चचेरे भाई हसीन के पास पहुँच गया। जर्रार ने हसीन के पास पहुंचकर बताया कि मैं भीतर गया तो मुझे वही दो लड़के मिल गए और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं तुम पुलिस लेकर आए हो। अगर पुलिस दोबारा कहीं दिखाई पड़ी तो बच्चे को हम जान से मार देंगे। तुम चुपचाप पीछे की दीवार फांद कर और घर चले जाओ, और अगर बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो कल शाम को 4 बजे काकोरी रोड पर 1 लाख रुपए लेकर आ जाना। वहीं हम पैसा लेंगे, वही तुम्हारे बच्चे को दे देंगे। जब ये बात हसीन को जर्रार ने लौट कर बताई और ये भी बताया कि पुलिस किसी भी कीमत पर अगर पास में हुई तो बच्चा जिंदा नहीं मिलेगा। हसीन अहमद की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो चौकी इंचार्ज अंबरगंज को या थाना बाजार खाला को ये बताएं कि हम पैसा लेकर जा रहे हैं और उन्होंने बच्चे को देने को कहा है। कोई भी होगा डर जाता है जहां बच्चे की जान का सवाल हो। हसीन ने अपनी गाड़ी निकाली, अपनी कार, जर्रार को बिठाया, खुद ड्राइव कर रहा था। रास्ते में जब वो काकोरी रोड पहुंचे तो उसे सुजुकी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए 2 लड़के अपने पास से गुजरते हुए दिखाई दिए। जर्रार ने कहा, ये तो वही हैं जिन्होंने हमसे पैसा मांगा, जिन्होंने बच्चे को किडनैप करने की बात मुझसे बताई। थोड़ी देर में मोटरसाइकिल वाले दोनों ओवरटेक करके कार के आगे निकल गए। हसीन ने अपने कार से उनका पीछा किया। स्पीड बहुत ज्यादा थी, पीछे से उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़के नीचे गिरकर बहुत बुरी तरह घायल हो गए। एक का नाम विमलेश कुमार और दूसरे का राजेश यादव था। फौरन पुलिस को इत्तला की गई कि साहब जिन बदमाशों ने मेरे बच्चे का अपहरण किया है, किडनैपिंग की है, उनको मैंने पकड़ लिया है। पुलिस आई, घायल दोनों को पहले अस्पताल ले गई और राजेश से पूछताछ की गई। राजेश को थोड़ी कम चोट लगी थी, विमलेश बहुत बुरी तरह से घायल था। पुलिस उनसे पूछताछ करती रही 2 दिन तक कि बताओ बच्चे कहाँ हैं, लेकिन वो दोनों ही कुछ भी बताने में असमर्थ थे। और पुलिस को एक स्टेज पे ये लगा कि ये दोनों का बच्चों के अपहरण या बच्चा खालिद, उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने टक्कर मारने, गंभीर रूप से घायल करने, एक्सीडेंट कर देने के आरोप में हसीन अहमद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि उसमें से विमलेश की हालत बहुत नाजुक थी। इन दोनों के घर वालों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि साहब बच्चों का, हमारे दोनों लोगों का अपहरण से कोई मतलब नहीं है, जानबूझकर इन्हें
जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी गई है। लेकिन पुलिस फिर उलझने लगी कि आखिरकार ये इन्होंने अपहरण किया नहीं, तो आखिर किसने अपहरण किया। पुलिस परेशान होती रही। इसी बीच में जर्रार ने फिर कोई एक फर्जी सूचना पुलिस को दी। अब की बार चौकी इंचार्ज अंबरगंज ने जर्रार को ही चौकी पर बिठा लिया। फिर उसने एक एक करके पूछना शुरू किया, जिन 2 लोगों ने तुमको बार्बर शॉप के बाहर बुलाया था, उनकी हुलिया क्या थी। उसको लेकर उस नाई की दुकान पर गए और पूछा कि क्या जर्रार तुम्हारे यहां बाल कटवाने फला तारीख को आया था। नाई ने दिमाग पर बहुत जोर लगाकर यह बताया कि मुझे याद नहीं है कि ये मेरे यहां कभी आए थे। जर्रार ने जिस शमशाद का जिक्र किया था, उस शमशाद को भी पुलिस ले आई। शमशाद से पूछा तो शमशाद ने यह बताया कि मैं 3 दिन से इससे मिला नहीं हूं। मेरे साथ बाल कटवाने जाने की बात सरासर झूठी है। पुलिस को अंदाज लग गया कि इसमें कहीं न कहीं झोल है। जर्रार से पुलिस ने फिर थोड़ा टेढ़े होकर पूछताछ शुरू की कि तुम्हारी सारी बातें गलत थी। दूसरा जर्रार से अंबरगंज के चौकी इंचार्ज ने पूछा कि तुम हमें लेकर चलो और ये बताओ कि तुमसे 1 लाख रुपए मांगने की बात पिकनिक स्पॉट पर कहाँ की गई थी। फिर उसे लेकर वहां गया। उसने जो जगह बताई, वहां से सिपाही और चौकी इंचार्ज बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने कहा, अगर उन लोगों ने तुमसे ये कहा कि हम जान से मार देंगे, तो तुमने इशारा क्यों नहीं किया। तुम्हें लग गया कि ये वही लोग हैं या वही अपहरणकर्ता हैं जिनके पास खालिद है, तुमने इशारा क्यों नहीं किया। और जिस जगह से उसने भागना बताया था, उस जगह पे लोगों ने बताया कि ये इत्मीनान से यहां से कूद कर गया है। पुलिस का शक पुख्ता हो गया। जब उसकी विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू की गई, थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन थोड़ी देर में ही वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि हसीन अहमद सऊदीया में काम करते थे। किसी शेख के यहाँ उनकी नौकरी लग गई थी। शेख इन पर बहुत खुश हुआ था। शेख ने इनकी पगार यानी इनकी तनख्वाह 4 गुनी कर दी थी। इनके पास बहुत पैसा था। लोगों ने पूछा, ये बात तुमको किसने बताई। पुलिस ने पूछा। उन्होंने कहा, ये बात खुद हसीन अहमद ने बताई। और ये जब जब वहाँ से आते थे, बड़े महंगे महंगे सामान ले आते थे। हमारा छोटा सा टूटा हुआ घर था। मैंने इनसे कहा कि कुछ पैसे हमें दे दीजिए, हम अपना घर बनवा लें। अगली बार आप आएंगे, हम पैसा इकट्ठा करके रखेंगे, आपका पैसा दे देंगे। लेकिन हसीन अहमद ने पैसा मांगने पर मुझे बुरी तरह बेइज्जत किया। उसके बाद से मैं इंतज़ार करता रहा कि पैसा अब मैं ले लूँगा, क्योंकि तुमने हमें बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया है। वो हसीन अहमद के दोबारा दुबई से सऊदीया से वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसको खबर लगी कि वो वापस आ गया है, वो 3 दिन से घर के आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। उसे उस दिन, घटना वाले दिन यानी 24 अक्टूबर 2003 को खालिद बाहर खेलता हुआ दिख गया।
उसे रोक कर, चूंकि वो पहचानता था कि ये चचा हैं हमारे, उसे रोक कर उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए कहा। बच्चा पीछे पीछे उनके पास पहुंच गया। फिर उसे पैदल ले जाकर मूसा बाग की तरफ ले गया। वो इस फिराक में था कि रात हो जाएगी तो इसे ट्रेन से लेकर हम संडीला चले जाएंगे, वहाँ किसी के घर में रख देंगे, तब फिर आकर इनको बताएंगे कि हमें इसका अपहरण हो गया है और इतना पैसा फिरौती में मांगा जा रहा है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद, बिस्किट, चिप्स ये सब खिलाने के बाद भी वो नहीं माना और वहाँ पर घर जाने की जिद करने लगा, रोने लगा। उसके रोने से आने जाने वालों ने, एक आध ने रुक के पूछा भी कि ये बच्चा किसका है और क्यों रो रहा है, क्यों इसे परेशान किया जा रहा है। जर्रार ने कहा, मुझे लगा कि अब कहीं न कहीं मैं पकड़ जाऊंगा। जर्रार ने शाम होते ही, शाम के करीब 7 बजे, वहीं जमीन पर लिटाकर उसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद वो मूसा बाग के पिकनिक स्पॉट के पास वाले बड़े नाले में उसको फेंक दिया। जैसे ही जर्रार ने पुलिस के सामने ये बात बताई, पूरे घर वाले हसीन अहमद के साथ वहीं मौजूद थे। रोना पीटना मच गया। पुलिस जर्रार को बिठाकर पिकनिक स्पॉट के पास वाले बड़े नाले पर ले गई और बच्चे का शव 24 तारीख को उठाया हुआ या मारा हुआ बच्चा 27 तारीख को, 3 दिन बाद, उस नाले से बरामद हुआ। बच्चे की बॉडी पंचायतनामा करके, सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एस्फिक्सिया ड्यू टू थ्रॉटलिंग ये कॉज ऑफ रिजल्ट आया। तो जो कॉज ऑफ डेथ आया, जो इस बात को प्रमाणित करता था कि जो कुछ उसने बताया है वो सही है। खैर, जर्रार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 27 अक्टूबर 2003 को मैंने कोशिश की इस केस के रिजल्ट को जानने की, लेकिन जैसा मैंने बताया, कमिश्नरेट बनने के बाद बहुत ढेर सारे थानों में और उनके एरिया में बहुत रिशफलिंग हुई, रिकॉर्ड्स का मिलना बहुत मुश्किल था और उस समय का कोई भी पुलिस कर्मचारी, अधिकारी 2003 का थाने पर नहीं था, कोई बता नहीं पाया। लेकिन वैसे बहुत से हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग ठाकुरगंज और उसके आसपास के हैं, वो पता करेंगे तो ज़रूर इसकी अपडेट मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, तो उसके ट्रायल में क्या हुआ होगा ये आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं और मैं भी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। गवाहों के बयान पुलिस ने लिखे होंगे कि हाँ, फलां को मैंने फलां के साथ जाते हुए देखा। फिर एक गवाह और पान वाला या बीड़ी सिगरेट वाला मिलेगा जिसकी गवाही लिखाई गई होगी कि हाँ, ये नाले के किनारे किसी बच्चे के साथ था। फिर एक और गवाही लिखी गई होगी कि साहब वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ, हाँफता हुआ दिखाई दिया। इस तरह की गवाहियाँ लिखी गई होंगी और ट्रायल के समय इनमें से कोई गवाह स्टैंड नहीं कर पाया होगा। और फिर वही रिजल्ट हुआ होगा जो मैं उस दौर की घटनाओं के ट्रायल और विवेचना का रिजल्ट बताता आया हूँ। अगर आज का दौर होता तो सीसीटीवी में कहीं न कहीं ये पकड़ में आ जाता कि ये बच्चे को लेकर जा रहा है। आज का दौर होता तो मोबाइल फ़ोन से इसकी लोकेशन का पता लग जाता। आज का दौर होता, बहुत से लोगों के पास मोबाइल हमेशा बिल्कुल रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हाथ में रहते हैं। चलते फिरते बिना बात के भी लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं।
कहीं न कहीं इसकी वीडियो क्लिप भी मिल जाती और फिर वही एविडेंस होता। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मेरा मानना है, वैसे मेरे सुधी श्रोता अगर ठाकुरगंज और आसपास के होंगे, उन्हें इस घटना का पता फ़ौरन यासीनगंज में लग जाएगा, तो वो ज़रूर अपडेट करें। अगर अपडेट करेंगे तो मैं कल परसों में इस अपडेट को ज़रूर अपने परिवार के सदस्यों के सामने रखूँगा। आज की घटना। आज की घटना भी उसी दौर की बात है जब 80 के दशक में अरब देशों के लिए भारतीयों का वर्क वीज़ा आरंभ हुआ था और बड़ी संख्या में भारतीय वर्क वीज़ा पर अरब देशों में गए थे। वहाँ पर मुख्य रूप से उस समय कंस्ट्रक्शन वर्क, कारपेंटर का वर्क, वुड वर्क और खजूर के बागानों में मजदूरी के काम के लिए लोग जाया करते थे। पर वो जहाँ से जाते थे, किसी शहर के मोहल्ले से या किसी गांव से, वहाँ हल्ला ये होता था कि साहब ये सऊदी आ गया है और वहाँ बहुत पैसा कमा रहा है, इसके पास बहुत पैसा हो गया और ये वहाँ से अमीर होके, शेख होके लौटेगा। इसी के साथ कुछ लोग वापस आकर तमाम शान बघारा करते थे कि वहाँ बहुत बड़ा व्यापार करने लगा हूँ फलां के साथ, शेख के घर में चौकीदारी मिल गई है, या शेख का यहाँ खानसामे का काम मुझे मिल गया है, शेख बहुत खुश रहता है और मुझे इतना पैसा देता है, इतने दिनार, इतना रुपए में उसको कन्वर्ट करके बताते हैं। और जब वो लोग वापस आते हैं अपने घर के लिए, तो एयरपोर्ट से तमाम सामान, ढेर सारी घड़ियाँ, इत्र की शीशियाँ और बहुत ढेर सारे कपड़े, टी शर्ट, जूते, चप्पल, पैंट, शर्ट, जो लोग वहाँ गए हैं उनको पता है वहाँ एयरपोर्ट के भीतर भी और एयरपोर्ट के बाहर भी बहुत बड़ी बाज़ार होती है जहाँ बहुत सस्ते में ये सामान मिल जाता है। ये लोग जब और आते हैं वहाँ से लौट के, तो एक और आपको मैं बहुत ही सिग्निफिकेंट बात बताऊँगा, आप भी नोटिस करिएगा। ये बड़ी बड़ी नई अटैचियाँ, बहुत बड़े बड़े बैग लेकर एयरपोर्ट पर उतरते हैं। लोग, घर वाले उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। फिर ये सारा जितनी अटैची बैग है, इसको टैक्सी के भीतर नहीं रखते, स्टैंड वाली टैक्सी करते हैं और ऊपर रस्सी से उसको बांध दिया करते हैं, ताकि वो जहाँ जहाँ से गुजरें, गांव में, मोहल्ले में, लोग ये जाने कि बड़ा सामान ले आया है, बड़ा पैसे वाला हो गया है। ऐसे लोग शेखी बघारने की कोई लिमिट नहीं रखते, उसकी कोई सीमा नहीं रखते। वो किस सीमा तक शेखी बघारेंगे, इसका कोई अंदाज आप नहीं लगा सकते। हमको सुन के या हम आपको सुना रहे हों तब इसका कोई अंदाज हो। ये तो अपने आस पड़ोस, टोला मोहल्ला में अगर ऐसा किसी ने किया होगा या ऐसे लोग आज भी होंगे, आपको खुद ही पता होगा। लेकिन ऐसे लोगों को अगर उनके पास कोई उनका रिश्तेदार, कोई जानने वाला जो वाकई बहुत ज़रूरतमंद है, कुछ पैसे मांगने के लिए ये उधार में मांग ले, तो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि होता कुछ नहीं इनके पास। इतना नहीं है कि कोई उधार मांग रहा है तो उसको 1,00,000 2 लाख दे सकें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर के साथ यही होता है। तो उसके साथ बदतमीज़ी कर देते हैं, उसे बेइज्जत करने लगते हैं कि तुम्हारे लिए थोड़ी कमा के लाया हूँ, इस तरह की बातें हैं। और जब ये बदतमीज़ी करते हैं तो वो व्यक्ति जो आहत होता है, हो सकता है सगा रिश्तेदार हो सकता है बहुत अच्छा जानने वाला, हो सकता है बहुत पुराना दोस्त हो, उसके ऊपर क्या बीतती होगी, कितना इंतकाम भर जाता है उसके अंदर, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उस वक्त की, जिस दौर की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ अपहरण, उनके बच्चों के अपहरण की,
या उनके घर में किसी की हत्या की, बहुत घटनाएं हुई हैं। बाहर से कमाकर आने वालों के साथ करीब जितनी किडनैपिंग की घटनाएं उस दौर में हुआ करती थी छोटे बच्चों की, एक मैंने आपको एक किस्सा गोई में बताया था। आलमबाग का एक परिवार इसी तरह से कमाकर बाहर से आया था, उसके बच्चे को उसके ही पड़ोसी ने किडनैप किया। छिपा कर रखने की गरज से उसने पानी की टंकी में, घर में पानी की टंकी थी, उसके भीतर कुछ कपड़े वपड़े डाल के उसे रख दिया और उसका ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। जब वो लौट कर आया 10-12 घंटे बाद तो बच्चा मृत था, मर चुका था। 6 साल या 5 साल का बच्चा था वो। मैंने सुनाई है इस अपराध की घटना जो लखनऊ के आलमबाग की थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। और उस ज़माने में ये जो लोग कमा के आते थे उनके साथ 40-50% लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं उनका पैसा लेने के लिए की जाती थी। इसलिए मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से कहूँगा कि आपके पास कितना भी पैसा हो पर आप कभी शेखी मत बघारिए, दिखावा मत करिए, और अगर किसी की जेन्युइन मदद करने की आपकी हैसियत है तो आप उसकी मदद ज़रूर करिए, वरना आपके पैसों की शोहरत बहुत लोगों के भीतर लालच पैदा कर देगी और फिर इसी तरह की घटनाएं होंगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।